हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जावा डीएसए सीरीज़ कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जावा डीएसए के हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की ये जर्नी है हमारी, जिसमें हम स्टार्टिंग के जो बिगनर लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनसे लेकर एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स सबको कवर करेंगे, है ना। तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जावा के कोर टॉपिक्स कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक के बाद हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं। तो आज का जो हमारा जावा का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावा प्रोग्रामिंग के लिए, और वो है मेथड्स, जिसे हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं। जावा में मेथड्स या फिर फंक्शंस होते क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं कि मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, मेथड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मेन फंक्शन में कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। अब मेथड्स में हमारे पास रिटर्न टाइप क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि मेथड्स होते क्या है ना। तो जैसे देखो, ये जो ये हमारा पूरा एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। हमें पता है कि भाई हर एक प्रोग्राम में जावा के लिए एक मेन फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये जो हम मेन लिखते हैं वो भी एक तरीके का क्या होता है, फंक्शन होता है ना। अब फंक्शन की पहचान क्या है, अब फंक्शन की पहचान हमें कैसे पता चलता है जावा में कि भाई कोई चीज़ हमारी जो है वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। जैसे अब हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल का भी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। वेरिएबल का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स क्या होता है कि हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू भी हम साथ के साथ इनिशलाइज कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल इनिशलाइज कर सकते हैं विदाउट द इनिशलाइजेशन, ठीक है। मतलब वेरिएबल सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं उसको इनिशलाइज किए बिना, है ना। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल का एक तरीके का सिंटैक्स होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, डेटा टाइप जैसे कि इंट हो गया, ठीक है। वेरिएबल का नाम जैसे मैंने ले लिया है नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक हमें पता चल रहा है इसको देख के कि ये एक वेरिएबल है, क्योंकि इसने एक जावा का एक सिंटैक्स है जो प्री डिफाइंड सिंटैक्स है कि भाई आप वेरिएबल्स के लिए ये सिंटैक्स को फॉलो करोगे, वो फॉलो किया हुआ है। तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है। तो अब कोई फंक्शन है वो चीज़ हम कैसे बता सकते हैं। देखो, फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक तो हम यहाँ पर वॉइड लिखते हैं, ठीक है। ये वॉइड का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वॉइड होगा, यहाँ पर कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है आपका, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट चलो इसको अभी के लिए रहने दो। जो मेन चीज़ है जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये एक फ़ंक्शन है, यहाँ पर आपको फंक्शन का नेम मिलेगा, ठीक है। आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि ये एक फ़ंक्शन है। और अगर उस फंक्शन की डेफिनेशन साथ में दी हुई है तो डेफिनेशन हम किसके अंदर देते हैं, उसके साथ हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और उसके अंदर ही हम हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो लिखते हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब होता है कि हम बता रहे हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है हमारा, ये क्या काम करेगा, है ना। तो अब ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि फंक्शन, देखो फंक्शंस होते क्या है। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम का एक ही काम होगा, हम उसमें मल्टीपल चीज़ें करा सकते हैं। जैसे कि हम अगर जैसे कोई मतलब कैलेंडर बना रहे हैं, है ना, कैलेंडर बोल रही हूँ, सॉरी, कैलकुलेटर बना रहे हैं कि हमें कुछ कैलकुलेशंस हमें परफॉर्म करनी है। तो मान लो कि हम उसमें काफ़ी सारी इंटेंस कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, जैसे कि हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। ऐसे इसके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं ना, जैसे मैथ में, यानी कि जैसे हम क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मान लो कि एक ही प्रोग्राम में होने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने ले लिया है एक इंट n, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो मेरे पास इसकी वैल्यू 5 है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस पर मुझे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस क्या मुझे परफॉर्म करवाने हैं, एक तो मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इसका स्क्वायर कैसे होगा, इसका स्क्वायर कैसे होता है कि हम अगर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो यानी कि इसका स्क्वायर होगा n इंटू एन, फिर हम इस चीज़ को प्रिंट कराएंगे, है ना। उसके बाद चलो इस चीज़ को हम प्रिंट भी करा देंगे कि भाई हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है, और इसका जो स्क्वायर है वो है, और यहाँ पर हम साथ में क्या करेंगे, उस नंबर को भी प्रिंट करा लेंगे, है ना, सॉरी, उस स्क्वायर की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेंगे। ये चीज़ हो रही है। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हम उसी नंबर का क्यूब भी निकालें। अब क्यूब के लिए हमारे पास क्या होता है, इंट क्यूब इक्वल्स टू, हमारे पास नंबर को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो ही हमारे पास क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अब हम मान के चलते हैं कि जैसे एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, हमने किया हुआ है इंटरेस्ट, कि हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या दिया गया होता है, पी की वैल्यू दी गई होती है, आर की वैल्यू और टी। पी होता है प्रिंसिपल, आर रेट और टी टाइम होता है, और इससे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, है ना। आपको याद होगा तो मैथ में इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें हमारे उस प्रोग्राम में उसको भी, इंटरेस्ट को भी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कि भाई इंट पी की वैल्यू मेरे पास है 1200, ठीक है, और इंट मेरे पास आर की जो वैल्यू है वो है 2%, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 10% ले लेते हैं, और इंट टाइम की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, 2 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो अब मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी, है ना, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाता है 100, और ये मेरे पास टी है। ठीक है, ये मेरे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। फिर हम उसके बाद उस इंटरेस्ट को भी क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आई डोंट नो मैं सही लिख रही हूँ या नहीं, इंटरेस्ट जो भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास इसको मैंने प्रिंट करा दिया है, इंटरेस्ट को। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम लिया और हमने ना सारा कोड मेन फंक्शन में कर दिया। हमने स्केयर फाइंड आउट करना था, मेन फंक्शन में फाइंड आउट किया। ठीक है, हमें क्यूब फाइंड आउट करना था, मेन फंक्शन में फाइंड आउट किया, और हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, वो भी हमने मेन फंक्शन में किया। अब मान लो कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जो हमें एक ही प्रोग्राम में करनी है। अभी तो हमने 3 ही लिखे हैं, मान लो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस है, बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है जो हमें परफॉर्म करनी है। ज़रूरी नहीं है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मान लो कि हमारे पास कोई बहुत ही बड़ी सारी वैल्यू दी गई है, या फिर यूज़र हमारे पास कम से कम 10 से 20 आउटपुट्स देता है, इनपुट्स देता है, उसे हमें प्रिंट कराना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम एक ही प्रोग्राम में हो सकता है कि हमें करने पड़े। तो लेकिन अगर हम वो सारा कोड मेन फंक्शन में लिखते जाएंगे तो वो बहुत ही मैसी हो जाएगा। एक तो रीडेबल नहीं होगा, एक तो जब भी हम कोडिंग करते हैं ना, अभी तो हम सीख रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है, हम कैसे भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ लॉजिक से मतलब होना चाहिए, हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जब हम मतलब आगे वाले लेवल पे जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल वाइज कोडिंग करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हमारा जो कोड होता है वो रीडेबल होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, और ना हर एक सेक्शन डिवाइडेड होना चाहिए कि अगर कोई और हमारा कोड देखे तो उसे पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन में ही सब कुछ करते रहेंगे, है ना, तो वो बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी और के लिए। तो मेथड्स का एक तो ये चीज़ है कि वो रीडेबल बना देते हैं। दूसरी ये चीज़ है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पर इंट एन लिया है ना, और मैंने यहाँ पर स्केयर कर दिया, ठीक है, एन इंटू एन, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। बट अब अगर ये चीज़ है कि भाई मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आती रहेंगी, ठीक है, मतलब कि पहले मेरे पास n5 आया, फिर मेरे पास मे बी n6 आ सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास कोई और वैल्यू आ सकती है। मुझे हर एक वैल्यू के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू, मुझे 5 वैल्यू दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट। यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, 5 वैल्यूज़ दी हैं यूज़र ने कि भाई इन 5 वैल्यूज़ में आपको स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, क्यूब भी फाइंड आउट करना है, और इसके लिए भी मुझे 5 वैल्यूज़ मिली है, और इसमें भी मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा कि क्या हम इस कोड को बार बार लिखते रहेंगे, है ना, हम ये तो नहीं करेंगे ना कि अब देखो क्योंकि ये वाला स्केयर तो सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर अगर मेरे पास कोई और वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिसका मुझे सेम क्या फाइंड आउट करना है, स्केयर ही फाइंड आउट करना है, और प्रॉब्लम यह है कि मुझे उसको अलग वेरिएबल में ही रखना है ना, तो अब इसके स्केयर के लिए मुझे फिर से कोड लिखना पड़ेगा, इसके स्केयर के लिए मुझे फिर से कोड लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी इस बार n1 इंटू n2। तो आप समझ रहे हो ना ये चीज़, देखो मैं फिर से आपको बताती हूँ, n1 इंटू n2 लिख दिया मैंने, n1 इंटू n1 सॉरी। देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास एक नंबर था, मुझे उसका स्केयर फाइंड आउट करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने n इंटू n किया, प्रिंट करा दिया। फिर मेरे पास क्यूब था, मुझे क्यूब के लिए क्या करना था, n को 3 बार मल्टीप्लाई करना था, मैंने कराया और प्रिंट करा दिया। बट अब मान लो कि कहीं जाके आगे चल के मेरे पास कोई और वेरिएबल आ जाता है, और उसमें एक वैल्यू है जिसका मुझे फिर से स्केयर निकालना है, तो क्या मैं इसी चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, मैं इसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये तो n का स्केयर निकाल रहा है, पर मुझे n1 का निकालना है। तो अगर मुझे n1 का स्केयर निकालना है तो मुझे फिर से ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं,
हम एक मेथड बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक अलग से ना एक अलग सेक्शन में मेथड बना के रख लेंगे, जो क्या करेगा, एक नंबर लेगा, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और हमें उसका आंसर रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर से समझिए, अब एक फंक्शन हम अलग से बना के रखेंगे, वो क्या करेगा, वो हमसे नंबर मांगेगा कि भाई एक नंबर दो जिसका मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हम उसको एक नंबर दे देंगे, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसका स्क्वायर फाइंड आउट करेगा और उसको मुझे रिटर्न कर देगा, आंसर को मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, और फिर उस आंसर जो मुझे रिटर्न में मिलेगा उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा लूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी भी वैल्यूज़ हो, वो एक ही फंक्शन होगा, उसी को हम कॉल करते रहेंगे। ठीक है, तो अब फंक्शंस में दो चीज़ें मेन होती है, एक होता है कि हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, दूसरा होता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखो ये चीज़ कैसे है कि अब मैंने मान लो कि कोई फंक्शन बना लिया, अब कोई फंक्शन जैसे ही मैंने बनाया वो अपने आप काम नहीं करेगा जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूँगी, वो वहाँ पर काम करेगा जब मैं उसको मेन फंक्शन में कॉल करती हूँ। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो अपने आप काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया और फिर वो अपने आप अपना काम करता रहेगा, नहीं, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन में सब कुछ लिख दिया, अब ये लाइन वाइज चलेगा, पहले ये मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करेगा, फिर इसको प्रिंट कराएगा, फिर क्यूब फाइंड आउट करेगा, फिर इसको प्रिंट कराएगा, फिर जाके इंटरेस्ट फाइंड आउट करेगा, फिर उसको प्रिंट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे कुछ सिचुएशंस में इनकी ज़रूरत ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट सेक्शन में स्क्वायर के लिए हम अलग फंक्शन बनाएंगे, क्यूब के लिए हम अलग फंक्शन बनाएंगे, इंटरेस्ट के लिए हम अलग फंक्शन बनाएंगे, और जब हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो अब हम देखने वाले हैं कि फ़ंक्शन हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। फंक्शन बनाने के लिए जो जो चीज़ें हमें लगती हैं, एक तो होता है भाई एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर जो कि ज़रूरी नहीं होता है, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है रिटर्न टाइप। ठीक है जी, रिटर्न टाइप। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना इसको साथ में ही जोड़ देती हूँ, रिटर्न टाइप। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मेरे पास आती है फंक्शन नेम। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आती हैं, ये ओपन पैरेंथेसिस। फिर उसके बाद आता है करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर हमारे पास आते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, ये सब क्या होता है मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन क्या काम करेगा। जैसे कि मुझे ये स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो ये स्क्वायर फाइंड आउट करने का लॉजिक मैं इसके अंदर लिखूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन होता है। अगर इसको मैंने मेन में कॉल करना है, मेन में कैसे कॉल करना है, ये मेरे पास फंक्शन नेम है। ठीक है, इस फंक्शन नेम को मैं यूज़ करके अपने मेन में कॉल करती हूँ। ठीक है, और कॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं, सॉरी ये सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम कॉल कर रहे होते हैं तब सेमीकोलन लग जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब एक एक करके एक एक चीज़ समझते हैं। देखो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर शायद आपने पहले भी मैंने कहीं तो पढ़ाया होगा, मे बी, मुझे याद नहीं है, कि पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है जावा के अंदर, और एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो ये कुछ हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। अब ये हमें बताते हैं कि हमारा मेथड कहाँ कहाँ से कॉल हो सकता है। अगर मैं पब्लिक यूज़ करती हूँ तो अब मैं कोई और यहाँ पे क्लास बना लूँ, है ना, यहाँ से मान लो कि यहाँ से मैं कोई और क्लास बना लूँ, तो मैं उसमें भी उसको कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं प्रोटेक्टेड बना लूँ तो प्रोटेक्टेड क्या करता है, जो हमने यहाँ पर पैकेज बनाया होता है उस पैकेज के अंदर ही हम उसको कॉल कर सकते हैं, उस पैकेज के बाहर हम उसको कॉल नहीं कर सकते। और अगर मैं प्राइवेट बना लूँ तो प्राइवेट का मतलब है कि वो मेथड मेरी सिर्फ इस क्लास के अंदर ही कॉल हो सकता है, इस क्लास के बाहर अगर मैं उस मेथड को यूज़ करने की कोशिश करूँगी तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। पब्लिक का मतलब इस क्लास के बाहर मैं कहीं भी उसको यूज़ कर सकती हूँ, इस मेथड को। ठीक है, कहीं भी कॉल कर सकती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने इस मेथड को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया और एक्सेस मॉडिफायर में मैंने पब्लिक दे दिया, तो इस मेथड को अब मैं कहीं भी कॉल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने प्रोटेक्टेड दिया है तो मेरे एक पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस हैं उसी के अंदर कॉल कर सकती हूँ, और अगर प्राइवेट है तो सिर्फ इसी क्लास के अंदर कॉल होगा,
है ना। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर हम कोई भी उसको एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हैं तो वो अपने आप ले लेता है। और जावा का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है ना। अब देखो रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है, मैंने आपको यहाँ पर मैं क्या बोल रही थी कि हम एक फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। अब फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई उसको एक वैल्यू दे देंगे। जैसे मान लो मुझे स्केयर का फंक्शन बनाना है, तो मैं उसको वैल्यू दे दूँगी, एक नंबर दे दूँगी, और मैं उसको बोलूँगी कि भाई मुझे रिटर्न करो उसका स्केयर। तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, जैसे ये मैंने नंबर दे दिया, स्केयर कैलकुलेट करेगा और इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब रिटर्न करेगा तो मुझे ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे इंट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप में क्या बताऊँगी, इंट बताऊँगी, ठीक है। मेरा फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा वो वैल्यू जिस टाइप की होगी वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैंने स्केयर के लिए एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, साथ साथ में हम बनाते चलते हैं। अब ये फंक्शन मेरे लिए, ठीक है, मैं इसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं देना चाहती, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप प्राइवेट ले लेगा, ठीक है। अब रिटर्न टाइप में क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा जिसका मुझे स्केयर कैलकुलेट करना है, और स्केयर भी किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, और मेरा फंक्शन ये स्केयर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यानी कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका टाइप क्या है, इंट, यानी कि मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसका सबसे पहले मैंने रिटर्न टाइप दे दिया है इंट। और इन केस अगर मान लो इंट की बजाय ना, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ प्रिंट कर रहा है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जो मेरे कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। जैसे मैं चाहती हूँ कि एक फंक्शन बनाऊँ जो हेलो प्रिंट करे, तो अब वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न थोड़ी ना कर रहा है, वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइड यूज़ करते हैं। वॉइड मतलब खाली, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और अगर जैसे ये मेरा स्केयर वाला फंक्शन है, वो कुछ रिटर्न कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा। आई होप रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अगर मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम वॉइड करेंगे। अगर मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम देखेंगे कि उस वैल्यू का टाइप क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्केयर रिटर्न कर रहे हैं और उसका टाइप इंट है, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप की बजाय मैंने इंट लिख दिया। अब मुझे फंक्शन का नेम रखना है। फंक्शन का नेम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और प्रेफर ये होता है कि जो फंक्शन हमारा काम कर रहा है उसी पे नाम रखा जाए, ताकि किसी को भी देखने से पता चल जाए कि ठीक है भाई ये फंक्शन का ये काम हो सकता है। तो अब हम इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्केयर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं इस फंक्शन का नाम क्या रख सकती हूँ, फाइंड स्केयर, ठीक है। ऐसे भी रख सकती हूँ या फिर कैमल करेक्टर्स में रख सकती हूँ, फाइंड स्केयर, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स की बात आती है। अब पैरामीटर का क्या मतलब होता है, जो हम फंक्शन को दे रहे हैं। पैरामीटर का मतलब होता है जो हम फंक्शन को दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मुझे स्केयर का मेथड बनाना है। अब स्केयर के मेथड के लिए मैं उसको क्या दूंगी, एक वैल्यू दूंगी, ठीक है। उसी वैल्यू से तो वो उसको कैलकुलेट करेगा ना, स्केयर को कैलकुलेट करेगा। अब मान लो कि मेरे पास ये n1 है, तो मुझे ये n1 पहले देना पड़ेगा मेरे फंक्शन को, तभी उसको पता चलेगा कि किसका स्केयर निकालना है। अब वो अपनी मर्जी से नहीं स्केयर निकालेगा ना। जैसे अगर मुझे n का स्केयर निकालना है तो मैं उस फंक्शन को n दूंगी, अगर मुझे n1 का स्केयर निकालना है तो मैं उस फंक्शन को n1 दूंगी। तो जो चीज़ हम देते हैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमारे फंक्शन को, उसको पैरामीटर बोलते हैं। अब पैरामीटर कैसे लेते हैं हम, पैरामीटर ना एक वेरिएबल की तरह देते हैं। अब वेरिएबल की तरह कैसे, पहले उसका हम दे देंगे कि भाई उसका डेटा टाइप क्या है, फिर उसके बाद हम उसका नाम दे देंगे। अब देखो इस जो फंक्शन है जो हम स्केयर का बना रहे हैं, हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको एक इंट की वैल्यू देंगे। हम उसको क्या देंगे, एक इंट की वैल्यू देंगे। तो मैं पैरामीटर में क्या बता देती हूँ, मैं फंक्शन को बता देती हूँ कि भाई आपको एक इंट की वैल्यू मिलेगी जिसका नाम आप कुछ भी लेके चलो, एक्स लेके चला, ठीक है। और ये वैल्यू जो हमारी होती है वो कॉपी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। जैसे ये मैंने n1 है, तो अगर मैं इस फंक्शन को ये n1 दूंगी ना, तो इस फंक्शन को इस n1 की कॉपी मिलेगी, ये ओरिजिनल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर इस x के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो इसमें नहीं चेंज होगा कुछ भी, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉपी लेता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जबकि मुझे लिखना था हम जहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले दिया इंट x। तो ये हो गए मेरे पैरामीटर्स। अब फंक्शन में हम ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर लेंगे, हम बहुत सारे पैरामीटर भी ले सकते हैं। मान लो कि मुझे एक निकालना है, ठीक है, चलो इसको पहले ख़त्म करते हैं। ये पैरामीटर है और इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा कि ये क्या काम करता है। अब ये क्या काम करता है, स्केयर फाइंड आउट करता है। अब स्केयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड इंट स्केयर इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स,
ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस स्केयर को रिटर्न करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई इसका कुछ रिटर्न टाइप है जो इंट टाइप का है। अब मुझे ना रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या रिटर्न करूँगी, अब मैं इस स्केयर को रिटर्न करूँगी। अब मुझे अगर इस फंक्शन से स्केयर को रिटर्न करना है तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड होता है एक, रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करेंगे और इस स्केयर को हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, इस स्केयर को हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। दैट्स इट। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये। अब जहाँ भी मुझे स्केयर फाइंड आउट करना होगा मैं इसको कैलकुलेट करूँगी, इसको वैल्यू दूंगी जो भी मैं देना चाहती हूँ, और ये मुझे स्केयर कैलकुलेट करके ला कर दे देगा। ठीक है। अब मैं क्या बोल रही थी आपको कि भाई पैरामीटर्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब मान लो कि मुझे सम निकालना है, 2 नंबर्स का मुझे सम निकालना है और सम रिटर्न करना है। अब उसका क्या मेथड होगा, देखो रिटर्न क्या करना है, सम, यानी कि इंट की वैल्यू रिटर्न करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फाइंड सम बना लूँगी। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, सम फाइंड आउट करने के लिए मान लो कि मुझे 2 नंबर्स का सम निकालना है, तो मुझे 2 नंबर चाहिए होंगे। यूज़र मुझे 2 नंबर देगा जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और उन्हीं 2 नंबर को मुझे कैलकुलेट करके आंसर देना है। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगी, इंट ए कॉमा, कॉमा यूज़ करके हम मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं। अब दूसरा मेरे पास क्या होगा, इंट बी होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या रिटर्न करूँगी, इन दोनों का सम रिटर्न कर दूँगी, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी रिटर्न कीवर्ड, और इन दोनों का मुझे क्या रिटर्न करना है, सम रिटर्न करना है। ए प्लस बी मैं रिटर्न कर दूँगी। तो बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट होता है फंक्शंस का। तो ऐसे करके हम हमारे कोड में भी फंक्शन बना लेते हैं। अब इन तीनों का हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, स्केयर का भी, क्यूब का भी और इंटरेस्ट का भी। तो सबसे पहले स्केयर का तो हमने ऊपर बना लिया है। ठीक है, नॉर्मली सेम ही हम बनाएंगे। रिटर्न टाइप उसका इंट है, इंट स्केयर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मैंने वैल्यू लेनी है, ठीक है, जिसका वो स्केयर निकाल कर देगा। और रिटर्न मुझे क्या करना है, अब इसका स्केयर रिटर्न करना है, x इंटू एक्स, ये रिटर्न हो चुका है। अब मुझे क्यूब के लिए फंक्शन बनाना है। ठीक है, इंट क्यूब, इसमें भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक वैल्यू ले ली, एक पैरामीटर ले लिया। ठीक है, इंट क्यूब हो गया ये मेरा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, देखो ये एरर आ रहा है। जब तक हम, देखो ये ना एक एरर आ रहा है, ये एरर मुझे क्या बोल रहा होगा कि भाई आपने रिटर्न करना है कुछ इस फंक्शन में, है ना, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंट। तो अगर हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप दे दिया तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या रिटर्न करने वाले हैं, हम क्यूब रिटर्न करने वाले हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जो फंक्शन है मेरा क्यूब रिटर्न करेगा। अब उसके बाद मुझे क्या रिटर्न करवाना है, इंटरेस्ट रिटर्न करवाना है। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, इंट फाइंड इंटरेस्ट का। ठीक है, फाइंड इंटरेस्ट, या फिर कैलकुलेट इंटरेस्ट का भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट, और इसके अंदर हमने क्या लेनी है, 3 पैरामीटर्स। अब हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 3 वैल्यू चाहिए। तो एक पी, आर और टी, ये 3 पैरामीटर्स मुझे चाहिए, और तीनों ही इंट के होंगे, इंट पी, इंट आर और इंट मैंने ले लिया टी। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इंट इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, पी इंटू आर इंटू टी, और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, और देखो ये फिर से एरर दे रहा है क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, और रिटर्न हम कर देंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशंस दे रखी हैं, इसकी बजाय मैं क्या करूँगी, सीधा मेरे फंक्शंस को कॉल करूँगी। ठीक है, अब ये सब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, सबसे बड़ी चीज़, अभी इसको रहने देते हैं। फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं ये चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन रह गया। देखो ये एक क्लास होती है हमारी, क्लास के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये 3 मेथड बनाए हैं। अब ये मेरी किस क्लास के मेथड हैं, लर्न मेथड्स क्लास के मेथड हैं। तो ना ये चीज़ वैसे हम ऊप्स में बहुत अच्छे से करेंगे जब हम ऊप्स करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो, जो भी हमें किसी क्लास के फंक्शंस को जब भी हमें मेन में या किसी और क्लास में कॉल करना होता है, तो हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम इन मेथड्स को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इन मेथड्स को कॉल करने के लिए, मेन फंक्शन में भी कॉल करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ही हम इनको कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास ये है, मुझे स्केयर फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे ना स्केयर प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, एक ऑब्जेक्ट बना के रख लूँगी मेरी क्लास का। अब क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, सेम हमने यहाँ भी बनाना है, लर्न मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब लर्न मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहले हम लर्न मेथड्स को यूज़ करेंगे। लर्न मेथड टाइप का हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। इक्वल्स टू हम क्या यूज़ करेंगे, न्यू कीवर्ड, और हम यूज़ करेंगे लर्न मेथड्स। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये देख लो कि भाई आप ऐसे करके ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मेथड को कॉल कर सकते हो। अब ये ऑब्जेक्ट होते क्या है, इनके पीछे का ये सब चीज़ें हम ऊप्स में करेंगे, तो आपको अभी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो, कोई भी फंक्शन होता है, किसी क्लास में अगर कोई फंक्शन होता है, अगर हमें उसको मेन में या कहीं और कॉल करना होता है, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने बना कर रख लिया, मेरी क्लास का, लर्न मेथड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे ना स्केयर कैलकुलेट करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पर सीधा क्या करना पड़ेगा, मेरे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब मेरा फंक्शन क्या है, स्केयर, तो मैं किसको यूज़ करूँगी, पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट। अब मेरे पास जो भी मैंने फंक्शन बनाया है उसको मैं कॉल करूँगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना स्केयर का। तो अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैंने स्केयर का जो है फंक्शन कॉल कर लिया। अब ये ना एरर दे रहा है। अब ये एरर क्या दे रहा है, हम ये चीज़ देखते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, द मेथड स्केयर इंट इन द टाइप इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, ये आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये हमने खाली दे रखा है, इसमें हमने कुछ दिया ही नहीं है। बट हमारा जो स्केयर का मेथड है वो हमसे एक वैल्यू मांग रहा है, उसके पास वो हमसे क्या मांग रहा है, इंट की वैल्यू मांग रहा है। तो इंट की वैल्यू में हम उसको क्या दे देंगे, मान लो कि हम 6 का स्केयर निकालना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे 6 दे देंगे। ठीक है, 6 पास कर देंगे। या फिर अगर कोई वेरिएबल हमारे पास पड़ा हुआ है, जैसे इंट n इक्वल्स टू 6 है, तो हम ये n पास कर देंगे नॉर्मली। ठीक है। तो अब स्केयर को पता है कि उसे किसका स्केयर फाइंड आउट करना है, वो हमें स्केयर जो है उसको कैलकुलेट करेगा और हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा और हम इसको प्रिंट करा लेंगे नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि हमें ये फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू, तो उसी को हमने नॉर्मली प्रिंट करा लिया है। अब आगे चलते हैं क्यूब के लिए। क्यूब के लिए भी हमें ये वाला अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और किसको कॉल करेंगे, क्यूब को कॉल करेंगे। और क्यूब को कॉल करने के लिए भी हमें क्या देना है, इसको कोई वैल्यू देनी है। मान लो मुझे यही n देना है, मैंने n दे दिया। अब उसके बाद मुझे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट के लिए मुझे ये सब करना ही नहीं है। मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट का फंक्शन कॉल करना है, ऑब्जेक्ट डॉट इंटरेस्ट में मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट अच्छा सॉरी, इंटरेस्ट नहीं था मेथड मेरा, कैलकुलेट इंटरेस्ट था, है ना। अब इसमें देखो ये 3 वैल्यूज़ मांग रहा है। अब 3 वैल्यूज़ में इसने अपने आप ही n भर दिया, पर हमें क्या चाहिए, p की वैल्यू। देखो इसमें ना ये चीज़ है कि सबसे पहले p आ रहा है, तो हमें यहाँ पे p ही पहले देना है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे 1200 दे दिया p, r की वैल्यू हमने दे दी है 10 और टाइम की वैल्यू हमने दे दी है 2। ठीक है, ये देखो अब इसने अपने आप मान लिया कि ये 1200 जो आपने दिया है ये p की वैल्यू है, जो आपने r दिया, ये 10 दिया है वो r की वैल्यू है, और जो आपने 2 दिया है वो t की वैल्यू है। तो अब ये अंदर जाके हमारे पास क्या करेगा, इसको कैलकुलेट करेगा और हमें रिटर्न करा देगा। ठीक है। और अब हम इसको क्या करते हैं, अब देखो हमारा मेन मेथड जो है उसमें कुछ भी नहीं है, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स है और कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ है हमारे पास एक। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखो सब कुछ इसने कैलकुलेट हमें करके दे दिया है। 6 × 6 36 होता है, क्यूब निकाल के दे दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, तो आई होप ये जो मेथड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। हम कोई भी काम कराना हो उसके लिए मेथड बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जैसे भी बना सकते हैं। कोई भी उसको रिटर्न टाइप दे सकते हैं, कोई भी उसको पैरामीटर दे सकते हैं। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमें इंट ही देना है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक फंक्शन बना के देखते हैं जिसमें ना कोई रिटर्न टाइप है ना ही कोई पैरामीटर है। मान लो कि हमें नॉर्मली एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पर अब देखो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वॉइड, और फंक्शन का नाम हम रखेंगे प्रिंट एंड, क्योंकि हमें एंडिंग स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। ऐसे ही मैंने रख दिया, और इसमें कोई भी पैरामीटर भी नहीं है। ठीक है, कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे डिफ़ाइन करना है कि मुझे काम क्या करना है। मुझे इसको प्रिंट कराना है system.out.println, और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करा दूँगी, योर प्रोग्राम एंडेड हेयर। ठीक है, योर प्रोग्राम एंडेड हेयर। तो ये चीज़ मुझे प्रिंट करानी थी। अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, कॉल कर दूँगी। जब हमारे सारे काम हो गए तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट एंड। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, योर प्रोग्राम एंडेड हेयर।
तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंक्शन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पैरामीटर और रिटर्न टाइप देना ही है, हम पैरामीटर नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो अब तक हमने ये चीज़ समझ ली है कि मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, मेथड को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं, और मेथड को, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेथड्स हमें चाहिए ही क्यों, मेथड्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, है ना, और रिटर्न टाइप क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी हमने देख लिया है, और क्लास के ऑब्जेक्ट से हम मेथड कैसे कॉल करते हैं ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। दूसरी चीज़ जो है हमें वो देखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, वो है ये स्टैटिक कीवर्ड। अब अगर हम देखें कि ये जो मेन फंक्शन है ना, तो इसके साथ ना एक स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। अब इस स्टैटिक का क्या मतलब है वो हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि जैसे मैंने ये एक स्केयर के लिए बना दिया है फंक्शन, अब मैं एक स्टैटिक मेथड बनाती हूँ। नॉर्मल मेथड और स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। अब स्टैटिक मेथड बनाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पर एक लिया स्टैटिक कीवर्ड, और इसका भी रिटर्न टाइप इंट है, और यहाँ पर ना मैंने इसको नाम दे दिया स्टैटिक स्केयर का, कि मतलब ये मेरा स्टैटिक फंक्शन है स्केयर फाइंड आउट करने का। अब ये भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये सेम चीज़ मुझे ये रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब स्टैटिक से क्या फ़र्क हो जाता है, यहाँ पर मैंने इंट x एज अ पैरामीटर लेना है। अब मेथड के स्टैटिक होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये मैं चीज़ बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो मेथड बना लिए हैं, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, बट फ़र्क क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है और एक स्टैटिक मेथड है। और मेथड को स्टैटिक कैसे बनाते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के साथ। अब इन दोनों में फ़र्क सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों ही सेम है, फ़र्क सिर्फ इनके कॉल करने के तरीके में है, ठीक है। अब इनके कॉल करने के तरीके में क्या डिफरेंस है, अगर मैं स्केयर मेथड को कॉल करूँगी तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही मैं इसको कॉल कर सकती हूँ। बट अगर हम मेथड को स्टैटिक बना लेते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जाती हूँ, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, स्केयर प्रिंट कराना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टैटिक स्केयर, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे स्टैटिक मेथड से कैलकुलेट हुआ है ना। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर प्लस मैंने किया, और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्टैटिक स्केयर। देखो ये नॉर्मली हम इसको कॉल कर पा रहे हैं। देखो ये जो ये वाला स्केयर है, इसका मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल होगा। लेकिन अगर हमें बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करना है तो हम हमारे मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं। तो ये मैंने स्टैटिक स्केयर को यूज़ कर लिया है एन दे के, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये देखो मेरे पास स्टैटिक स्केयर भी साथ के साथ प्रिंट हो गया है। कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों फंक्शंस में, बट ये जो स्टैटिक वाला होता है ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना ऑब्जेक्ट के भी हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो यही सारे कंसेप्ट थे मेथड्स के। आई होप आपको ये जो जावा का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स के बिना आप आगे की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।